गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास साइंस विषय में हम चर्चा कर रहे थे एनर्जी, ऊर्जा की। वैसे हम बात कर चुके थे कि कार्य करने की सामर्थ्य क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और जो ऊर्जा की इकाई होती है वो जूल होती है, ये हमारी बात हुई थी। फिर उसमें उष्मा के लिए हमने कहा था कि उष्मा को आप एक प्रकार की ऊर्जा ही है, लेकिन आप कैलोरी में मापते हैं, तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। फिर हमने कहा सबसे छोटी इकाई होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आप मापते हैं, और वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, हमने पढ़ा था 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ये हमने बात की। एक और इसकी इकाई है, जैसे विद्युत के संदर्भ में हम बात करें तब देखना आप P बराबर W/T। इस स्थिति में P होती है विद्युत शक्ति किसी भी उपकरण की, और W होता है विद्युत ऊर्जा यानी उपभोग, कितना उपभोग हुआ है और कितने समय में हुआ है, ये अर्थ है। तो इससे आप ले सकते हैं विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो गया, विद्युत शक्ति इंटू समय। अलग तरीके से मैं लिखूं तो मैं आपको ऐसे सिंबॉलिक लिखूं तो W बराबर हमने लिख दिया P × T। ये विद्युत ऊर्जा है, ठीक है। इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। हमने कैलोरी की बात की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की, इसकी भी बात करेंगे थोड़ी। अब यहां देखना इसकी इकाई लें तो W बराबर ये हो गया वाट और ये गुणा सेकंड, वाट सेकंड यानी जूल, ठीक है। अब देखिए इसकी इकाई कई जगह वाट घंटा ले लेते हैं, आप वाट घंटा ले लेते हैं। अब 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल होगा, देखना आप ऐसे पूछा जा सकता है, तब हम ये बात कर रहे हैं। तो 1 वाट ये तो इतना ही रह गया, गुणा ये आपका 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया 3600 जूल। ये देखो 1 वाट घंटा है वो किसके बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब और थोड़ा बड़ा, आप विद्युत ऊर्जा की बात की ना हमने, जो घर पर जो खर्चा आता है वो किस में आता है, वो यूनिट में आता है। किस में आता है, यूनिट। ये यूनिट क्या होती है, ये देखना इसकी बड़ी इकाई होती है। इसको आप 1 किलोवाट घंटा लेते हैं, वहां क्या लेते हैं, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, इसको ही आप यूनिट बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखना मैं बात करूं 1 किलोवाट घंटे की, देखना 1 किलोवाट हावर्स, ये तो बराबर किसके होगा, देखना 1 किलोवाट का मतलब 1 किलोवाट यानी 1000 वाट लिख दिया मैंने, और 1 घंटे में 60 मिनट, 60 ये सेकंड हो गई टोटल, ये वाट हो गई, ये सेकंड हो गई। इधर वाला मैं मिटा देता हूं, चलो यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं महत्वपूर्ण। तो देखो ये कितना हो गया, 1000 इंटू 36, ये लो, तो ये हो गया भाई साहब 36, 3 2 5 शून्य हो गए ना, 1 2 3 4 5 जूल हो गई। वाट सेकंड आ गया ना, ये वाट सेकंड। यहाँ क्या था, किलोवाट घंटा, वाट सेकंड क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो ये 36 इतना। अब इसको शॉर्टली मैं लिखूं तो देखना 1 किलोवाट हाउस बराबर 3.6, यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो ये 6 शून्य लेनी पड़ेंगे ना, 5 की जगह 6 जूल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, 1 यूनिट में 3.6 10⁻⁶ जूल होते हैं, और 1 किलोवाट घंटा क्या होती है, 1 यूनिट होती है। अब 1 यूनिट की परिभाषा कैसे बनाएंगे, आप कह रहे हैं 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कोई उपकरण है, कोई भी मान लीजिए उपकरण है, उस उपकरण की विद्युत शक्ति कितनी है, 1 किलोवाट है। टाइम कितना है, 1 घंटा है। तो उसकी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा कितनी रहेगी, 1 किलोवाट आवर्स, ऐसा ही, ठीक है ना, बराबर 1 यूनिट। तो कैसे परिभाषित करूं मैं, जब 1 किलोवाट विद्युत शक्ति का उपकरण विद्युत धारा प्रवाह के कारण 1 घंटे विद्युत ऊर्जा खपत करता है, तो इसके द्वारा खपत ऊर्जा क्या कहलाती है, 1 यूनिट कहलाती है। सीधी भाषा में ये कह सकता हूं, 1 किलोवाट विद्युत शक्ति के उपकरण द्वारा 1 घंटे में उपभुक्त की गई विद्युत ऊर्जा, 1 घंटे में उपभुक्त की गई विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है, 1 यूनिट कहलाती है। ऐसे घर का खर्चा है ना, बिजली का बिल का, हम लेंगे आगे, उदाहरण भी बताएंगे आपको, कितना यूनिट खर्चा है, 1 यूनिट का कितना पैसा है, वो आप अपने घर का खर्चा इसे निकाल सकते हैं। तो ये एक बात कल हमारी रह गई थी ऊर्जा से, तो ये पूरी होती है। इसके बाद में हम आज लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, ये देखिए ये क्या होती है यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु या पिंड, जो भी आप माने, वस्तु की गति व विरामावस्था से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इसमें मैंने 2 बातें कह दी, एक तो विराम अवस्था और एक गति अवस्था, यानी स्थिति, वस्तु की स्थिति और गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो पहले हम गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। गतिज ऊर्जा ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको, आप के ई से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो देखना, किसी पिंड या वस्तु की गति के कारण ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। एक चक्कर हो रहा है, गतिज, गति के कारण जो ऊर्जा है वो सदिश राशि है, एक निश्चित दिशा में गति होगी ना, और स्थिति वाली है वो अदिश राशि है, ये भी ध्यान रखना। ये सदिश राशि है। अब देखो कई उदाहरण हैं आपके पास, जैसे बहता हुआ जल है तो कोई ना कोई गतिज ऊर्जा होगी। बांध बनाते हैं आप, डैम बनाते हैं, डैम में क्या होता है, जहां जल विद्युत जो शक्ति यंत्र लगते हैं ना, अभी हम डायग्राम से बताएंगे आपको ऊर्जा परिवर्तन में, वहां टरबाइन है वो घूमती है। या आप जैसे कुछ सीकर के नौजवान या जोधपुर के नौजवान, जैसलमेर के नौजवान, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो देख रहे हैं, या जहां पवन ऊर्जा काम में आती है आपके इलाकों में आप देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ सीकर से ये संचालित हो रहा है, तो यहाँ देखिए हम बात करें जैसे हर्ष पर्वत है, यहाँ आप हर्ष पर्वत पर बहुत सारी वो पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं, तो वो टरबाइन्स क्या है, घूमते हैं हवा की वजह से। तो हवा की गति से टरबाइन घूमेगा, वहाँ जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये जो हवा है, बहती हुई हवा है, जल है, झरना है, इसके अलावा बहुत सारी, जैसे आप यानी धनुष, आपने गोली छोड़ दी, गोली लगा दी, तो गोली
जो कारतूस जाएगी आगे, किसी को भेदेगी, उसकी गति के कारण ही तो गतिज ऊर्जा है। एक चीज और मैं यहां बताना चाहता हूं इसी के आगे, वस्तु की चाल के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ती है, यानी चाल बढ़ती है ना उसकी, तो गतिज ऊर्जा में भी क्या है, बढ़ोतरी होती जाती है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण है अपने पास, ठीक है। धनुष का है अपने, तानावर तनी हुई डोरी नहीं, आप ये धनुष निकल गया उसकी गतिज ऊर्जा है, गोली पिस्टल से निकली उसकी गतिज ऊर्जा है, पानी की गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना। कई चीजें इनकी गति के कारण ही इनमें ऊर्जा होती है। अब इसका कितनी होती है, क्या होता है, वो हम थोड़ा प्रयास करते हैं, मान निकालने का कोशिश करते हैं। देखना, माना कि चलिए इससे निकाल लेंगे हम इसको। देखो हम मान लेते हैं ये m द्रव्यमान है, क्या है, इसका द्रव्यमान m है, ठीक है। बल F काम कर रहा है, ऐसे चला गया, यहां आ गया दूरी। माना कि m द्रव्यमान का पिंड u वेग से गतिशील है। हम ये कहते हैं कि m द्रव्यमान का ये पिंड है, u वेग से चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, इस पिंड पर बल F इस पिंड पर विस्थापन की दिशा में, जिधर ये चल रहा है ना उसी दिशा में विस्थापन, सरल है, देखिए आप, दिशा में बल F आरोपित, आप उसके धक्का लगाते हैं, बल F लगाते हैं, आरोपित करने पर वेग u से क्या हो जाता है, v हो जाता है, और पिंड s दूरी तय करता है। वेग में परिवर्तन से वस्तु या पिंड जो भी है में उत्पन्न त्वरण ए हो तो, फिर मैं पुनः रिपीट करता हूं, माना कि एक m द्रव्यमान का आपके पास कोई पिंड है या वस्तु है, ठीक है, u वेग से गतिशील है। चलिए, इस पिंड पर विस्थापन की दिशा, यानी इस तरफ चल रहा है ना, ये विस्थापन तो इधर ही हो रहा है, दिशा में बल F लगा दिया आपने, ये लग रहा है, बल F लगने से वेग u से बढ़कर क्या हो गया, v आ गया, परिवर्तित हो गया, धक्का लगाओगे तो वेग। अब आगे देखो, और पिंड s दूरी तय करता है, ये दूरी तय कर ली इसने, ठीक है, इस बल के प्रभाव में। आगे देखो, वेग में परिवर्तन होगा तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण, तो पिंड में त्वरण उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, तो द्वितीय नियम से देखना आप, गति के द्वितीय नियम से F बराबर क्या आ गया, ma। द्वितीय नियम यही तो है गति का, कि आरोपित जो बल है वो यानी संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ये व्यंजक द्वितीय नियम से आप निकालते हैं। अब आगे देखो, मैं बात करता हूं एक एक। हम चित्र से देखते जाएंगे, बिल्कुल सरल है, कोई ज्यादा बात नहीं है। देखिए आप, ये एक बात हो गई अपनी। अब आगे देखना, ये तो द्वितीय नियम कह रहा है कि ऐसा है, बल जो लगाया आपने जिससे इसने s दूरी तय की है वो, और जो त्वरण a उत्पन्न हुआ है उसमें ये संबंध होता है, ये द्वितीय नियम आपका कहता है। चलिए अब देखिए, गति के 3 समीकरण आपको पता है। गति के तृतीय समीकरण,
से ये क्या कहता है, ये कहता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ऐसे में 2as बराबर मैं ले सकता हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये s क्या होगा, यानी कितना विस्थापन तय किया है, ये होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a। ये चीज आ गई आपके पास, समीकरण 2 बना लिया मैंने। अब देखिए इस गति के कारण इसमें जो ऊर्जा है वो कैसे अर्जित करता है ये पिंड। इस गति के कारण जो आप यानी बल F के प्रभाव में वस्तु S जो दूरी तय करती है, विस्थापन तय करती है, इस दौरान जो किया गया कार्य है वो कार्य ही वस्तु की गतिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, अर्न हो जाता है, उपार्जित हो जाता है। यानी बल F के प्रभाव में वस्तु द्वारा विस्थापन S तय करने में किया गया कार्य ही वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिणित हो जाता है या गतिज ऊर्जा के रूप में उपार्जित हो जाता है। देखिए अब मुझे ये थोड़ा ऊपर रख लेता हूं मैं समीकरण एक, यहाँ F बराबर ma, ये पहला समीकरण है ना, आगे काम आएगा, यहां मैं मिटा देता हूं। कार्य, तो कार्य बराबर होगा बल गुणा विस्थापन, आपको पता है, तो W बराबर क्या आ गया, Fs। तब समीकरण 1 व 2 से, ये मैंने इसलिए लिखा समीकरण 1 से F बराबर तो हम लिख लेंगे ma, ये वाला मान यहां लिखेंगे, ठीक है, और ये वाला मान है यहां इसकी जगह। तो देखना क्या आएगा, W बराबर F ma लिख दूं मैं, और ये S की जगह क्या लिख दूं, ये देखो ये वाला लिख देता हूं। तो ये मैं लिख रहा हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a। चलिए बाकी मैं मिटा देता हूं, बहुत यहाँ ज्यादा ये हो गया, अब मिल रहा है, मिक्सअप हो रहा है यहाँ। अब देखो इससे हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास आ गया ना ये व्यंजक कार्य, तो यहां एक तो देखो ये कट गया, ठीक है, तो मैं W बराबर थोड़ा इसको सिस्टम से लिखता हूं, तो 1/2 m आ गया, और ये आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। यदि वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ हुई है, अर्थात विरामावस्था का मतलब u बराबर क्या है, 0, तब अब मैं यहां u बराबर 0 लिखूंगा तो ये तो 0 हो गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, W बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ये कार्य ये, ठीक है, वस्तु का ये कार्य ही वस्तु की गतिज ऊर्जा के रूप में उपार्जित होता है। अतः v वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, देखना आप, काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गया 1/2 mv स्क्वायर। ये लीजिए भाई, ये बात आ गई आपके पास।
ये गतिज ऊर्जा का सूत्र आपके पास आ गया। अब इससे देखो, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल एम, यानी पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल v स्क्वायर, वेग जितना ज्यादा होगा उतना ही होगा। मान लीजिए, हम सपोज करते हैं, मान लीजिए द्रव्यमान दुगुना हो गया, m है और ये 2m हो गया, और वेग है v है, वो क्या हो गया 2v हो गया। तब आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी 1 व काइनेटिक एनर्जी 2, ये कौन कितना ज्यादा है ये बता सकते हैं आप? तो देखिए दोनों स्थितियों में क्या होता है, यदि आप द्रव्यमान को दुगुना कर देंगे, छोटी सी बात है, तो देखना, तो ये हो गया 1/2, द्रव्यमान दुगुना करते क्या हो गया 2mv का स्क्वायर हो गया। तो ये देखना कितना हो गया, ये हो गया आपका mv स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी पहले का दुगुना हो गया, जितनी एनर्जी थी उसकी कितनी हो गई, दुगुनी हो गई। लेकिन वेग दुगुना करने पर कितना होता है ये देखना है हमें। वेग दुगुना करने पर स्क्वायर होता है वर्ग का, 4 गुना हो जाएगा। देखना अभी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, वही है, v मैं दुगुना ले लेता हूं 2v का स्क्वायर, तो 1/2 m, ये हो गया 4v हो गया दुगुना होते ही, ठीक है ना, 4v स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया, ये ऐसे ले लेता हूं 1/2 mv स्क्वायर, यही तो था ना 1/2 mv स्क्वायर। तो इसका कितना गुना हो गया, 4 गुना। वेग दुगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, बढ़ जाती है, और द्रव्यमान दुगुना करने पर दुगुनी ही होती है, ये ध्यान रखना। तो ज्यादा परिवर्तन कब हुआ, जब आपने वेग दुगुना कर दिया, ठीक है, क्योंकि वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये अपनी इसकी बात रही। अब देखिए थोड़ी सी स्थितिज ऊर्जा की ओर बात करेंगे हम। ये देखो, इसमें दोनों चीजें, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखो दोनों चीजें आ गई इसमें। ये स्थिति है, इसकी स्थिति के कारण ये ऊर्जा है, ठीक है। ये धनुष की स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा छूट जाएगी, तब तो वो गतिज ऊर्जा हो गई। ये थोड़ा यहां ऊपर है तो गतिज ऊर्जा 0 है, और जैसे यूं आएगा तब गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। यहां थोड़े को मैं यूं लेता हूं, इस स्थिति में देखो आप, ये देखो इसमें सब चीजें आ गई बात, यांत्रिक गतिज सब। इसमें देखो कील है नीचे, थोड़ा यहां है तो स्थितिज ऊर्जा है, देखा गतिज ऊर्जा नहीं है, 0 है। लेकिन जैसे थोड़ा यूं गिरेगा तब ये गति में आ गया, चाल बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और दोनों का योग क्या कहलाएगा, वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। ये चीजें समझनी है, ठीक है। इस स्थितिज ऊर्जा के बहुत सारे उदाहरण आपके पास, धनुष है, थोड़ा है, बच्चे वो चलाते हैं ना चाबी वाली गाड़ी, खिलौना गाड़ी, तो उसमें जैसे आप चाबी भरते हैं ना, यूं चाबी भरते हैं,
फिर आप छोड़ते हैं तो उसकी स्प्रिंग क्या है, तनाव आ जाता है उसमें, उस स्थिति के कारण वो स्थितिज ऊर्जा उसमें निहित हो जाती है और फिर वो चाबी जैसे घुमाकर आप छोड़ते हैं, खिलौना गाड़ी आगे बढ़ती है ना। तो ये स्थिति के कारण ऐसा बहुत सारे दैनिक जीवन में आपके पास उदाहरण है। मैं इसका व्यंजक निकालने का प्रयास करता हूं। देखिए, स्थितिज ऊर्जा कहने का मतलब वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, वस्तु की स्थिति के कारण, स्थिति या ये मैं कह दूं आकृति, तनी हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा, डोरी छूट गई तब काय की स्थितिज ऊर्जा, वो तो गतिज में वहां चली गई। आकृति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देखो आप एक उदाहरण लेते हैं, उससे हम निकालते हैं, इसका व्यंजक निकालते हैं। ये ठीक है, इससे ले लेते हैं। यहां तो ये मिक्सअप हो गया, इसको आउट करता हूं मैं कैसे। चलो ये इसको बड़ा कर देता हूं, ये मिट जाए। क्यों, ये देखो ऐसे काम देगा। इसमें किसी प्रकार की कोई गतिज ऊर्जा नहीं है, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा ये कोई m द्रव्यमान का। देखना आप, माना कि m द्रव्यमान का पिंड चित्रानुसार पृथ्वी सतह से h ऊंचाई, ये यहां तक यहां उठाया गया और इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, ऊंचाई तक उठाया गया है। अब देखना आप, पिंड को सतह से h ऊंचाई तक उठाने में गुरुत्व बल पिंड के भार के बराबर होगा। यानी पिंड का भार बल कितना है उसके बराबर गुरुत्व बल होगा। तो गुरुत्व बल की मैं माप लिख दूं, चलिए वो चला गया, वापस लेते हैं उसको। देखना आप, गुरुत्व बल बराबर हो जाएगा, गुरुत्व बल F बराबर mg आएगा, ठीक है। इतना ही होता है। गुरुत्व भार बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो ये जो बल है वो इसको उठाने में जो गुरुत्व बल के बराबर क्या रहेगा, इसका भार बल के बराबर रहना है, ठीक है। अब देखो, पिंड को h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य, तो कार्य आपको पता है ही, कार्य बराबर होगा बल गुणा विस्थापन। तो भाई W बराबर आप ले लेंगे, बल तो आपको पता है F, और यहां क्या लेंगे H आ जाएगा, S की जगह H ऊंचाई उठा लिया ना आपने, तो ये आ जाएगा F बराबर mg और ये H, ये कार्य हुआ। अब देखना, ये कार्य है ना वो ही इसकी स्थितिज ऊर्जा में उपार्जित होता है,
ठीक है, यानी पिंड को h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य ही इसकी स्थितिज ऊर्जा में उपार्जित होता है, उपार्जित होता है। अब आगे देखिए, अतः वस्तु या पिंड की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को U से दर्शाते हैं, बराबर W बराबर mgh, ये है। तो दो चीज आ गई आपके पास, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी थोड़ा कल देखेंगे। धन्यवाद।